हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल का फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजधोरी में। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जिज्ञासा कक्षा 6 के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन। इससे पहले हमने अध्याय देख लिए हैं, अध्याय 4 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। 2 पार्ट्स में आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे। एक पार्ट में आपको उस अध्याय से रिलेटेड, पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो आपके अध्याय नोट्स हैं वो मिलेंगे, और सेकंड जो पार्ट है जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, चाहे वो पार्ट के अंदर के क्वेश्चन हो या अभ्यास कार्य के क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको सेकंड पार्ट में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अध्याय 5 लंबाई एवं गति के मापन का कंप्लीट अध्याय नोट्स, जिन्हें आपको नोट कर लेना है अपने नोटबुक में। और इसके अलावा आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं पूरे चैप्टर के, मैंने इंक्लूड कर दिए हैं इस वीडियो में। तो आप देखिएगा वीडियो के एंड तक, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इसके तहत हम देखने वाले हैं परिचय, हम कैसे मापते हैं, मानक इकाइयाँ, लंबाई मापने का जो सही तरीका है वो, एक घुमावदार रेखा की लंबाई मापना, स्थिति का वर्णन, चलती हुई चीज़ों की लंबाई मापना, गति के प्रकार, और लास्ट में हम देखेंगे पूरे चैप्टर की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। तो यहाँ पर जो टेबल दी गई हैं इस चैप्टर के तहत, उनके आंसर्स तो आपको मैं साथ के साथ प्रोवाइड करा रही हूँ। जैसे ये टेबल रही, जैसे मीटर पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके आपको मापन करना है। तो वस्तु और वस्तु की लंबाई इस तरह से हमने लिख दी है। और जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर चैप्टर के अंदर, जो क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे ये है, इस तरह के क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट में। ठीक है, तो आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से केयरफुली वाले माइंड कंसंट्रेशन के साथ में देखना है। तो देखिए, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं, और ये आपके टेबल की जो आंसर है वो मैं संग की संग आपको बताते हुए जा रही हूँ। तो ये देखिए, जैसे अपने आसपास की जो वस्तुओं का प्रेक्षण होता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि गतिशील वस्तु कौन सी हैं, स्थिर वस्तु कैसी हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और टेबल है। तो टोटल 3 टेबल इस चैप्टर में आपको मिलने वाली है, जिनके आपको आंसर मैंने यहाँ पर इस तरह से दे दिए हैं। गति के प्रकार, जैसे कौन कौन सी गति होती है, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, तो कौन कौन से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं इनके तहत, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो ये पूरे जो आपका चैप्टर है, ये तो जो चैप्टर आपका दिया गया है वो है। अब देखेंगे हम अध्याय नोट्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। हमारे दैनिक जीवन में कपड़ा खरीदने, खाना पकाने या इमारतें बनाने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए मापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सटीक मापन ये सुनिश्चित करता है कि हम मात्राओं को प्रभावी ढंग से और लगातार बता सकें। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई पोशाक बनानी है, कपड़ा खरीदना चाहते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि कितने कपड़े की आवश्यकता है। इसी प्रकार किसी रेसिपी का पालन करते समय वांछित स्वाद, बनावट प्राप्त करने के लिए सामग्री का सटीक मापन आवश्यक है। मापन के बिना घर बनाना, उत्पाद बनाना, यहाँ तक कि किराने का सामान खरीदने जैसे साधारण कार्य भी करना चुनौतीपूर्ण होगा। तो हम जब भी कोई शॉपिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी क्या साइज है। हम जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं तो हमें पता होता है कितना सामान कितनी क्वांटिटी में हमें लेना है। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी ले रहे हैं, कैसे भी बना रहे हैं, नहीं। अब देखिए, हम मापन कैसे करते हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले के लोग, जो प्राचीन भारत में लोग थे, चीज़ों को मापने के लिए विभिन्न इकाइयों का इस्तेमाल करते थे। वे लंबाई मापने के लिए अंगुला, उंगली की जो चौड़ाई होती है उससे, जैसी इकाइयों को इस्तेमाल करते थे। इसका इस्तेमाल वे चीज़ें बनाने, इमारतें बनाने के लिए करते थे। आज भी बढ़ई और दर्जी जैसे कारीगर अंगुला का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं, बढ़ई जैसे मापता है ना, उस तरह से जो पहले के लोग करते थे वो वैसे ही करते हैं अभी भी। तो मापन क्या होता है? मानक इकाइयों का उपयोग करके किसी चीज का आकार, लंबाई या मात्रा ज्ञात करने की प्रक्रिया। अब बात करेंगे शरीर के अंगों का उपयोग करके मापना। तो कई शरीर के अंग होते हैं जिनके तहत हम मापन करते हैं। अतीत में, जैसे पुराने समय, माप के लिए आमतौर पर हाथ की लंबाई, बाह की लंबाई, पैर की लंबाई का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के तौर पे, जैसे हस्त विस्तार, जैसे हैंड स्पैन कहते हैं, हाथ को पूरी तरह से फैलाने पर अंगूठे के सिरे से छोटी उंगली तक के सिरे तक की दूरी। ठीक है, बाह की लंबाई, कंधे से मध्यमा उंगली के सिरे तक की दूरी। देखिए, मध्यमा उंगली जो होती है हमारी सबसे लंबी उंगली होती है हमारी 5 फिंगर में से। ठीक है, तो उस तक लंबाई की मापन किया जाता था। पैर की लंबाई, जैसे किसी व्यक्ति के पैर की लंबाई का उपयोग चीज़ों को मापने के लिए भी किया जा सकता है।
कदम, किसान कभी कभी अपने खेतों को विभाजित करने के लिए, लंबाई मापने के लिए अपने कदमों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंड स्पेन, ये देखिए फुट लेंथ, आर्म लेंथ, जो बाहर से हम करते हैं वो चीज़। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट है गैर मानक इकाइयों से संबंधित समस्या। जैसे माप के लिए शरीर के अंगों का उपयोग करने में एक बड़ी खामी है, ये एक समान नहीं होता है क्योंकि सबके हाथ अलग अलग शेप में होते हैं। क्योंकि लोगों के शरीर के अंगों का आकार अलग अलग होता है, इसलिए एक ही लंबाई को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से माप सकते हैं। इस भिन्नता के कारण अशुद्धियाँ और भ्रम पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर आप और आपका दोस्त दोनों अपने पैरों की लंबाई से एक मेज मापते हैं तो आपको अलग नतीजे मिलेंगे और उसे अलग, क्योंकि आपके पैरों का आकार अलग है। इस असंगति ने माप की मानक इकाइयों की जो जरूरत है उसको उजागर किया। अब देखें प्राचीन भारतीय मापन प्रणालियाँ जो थी वो कौन कौन सी थी। भारत में मापन प्रणालियाँ एक लंबा इतिहास है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कलाकृतियों, इमारतों, नगरों के लेआउट जैसी चीज़ों को मापने के लिए अंगुला, जो एक उंगली की चौड़ाई है, धनु और योजन जैसी इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता था। अंगुला का उपयोग आज भी बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक कारीगर करते हैं। पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर निशानों जैसे जो लगे रहते हैं वो वाली वस्तुएं संभवतः तराजू वाली भी मिली हैं जो इन प्राचीन मापों के उपयोग को दर्शाती हैं। अगला पॉइंट बात करेंगे मानक इकाइयाँ। तो समय के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों ने अपनी अपनी मानक इकाइयाँ जो प्रणालियाँ हैं वो विकसित की हैं। हालांकि जैसे जैसे लोगों ने ज़्यादा यात्राएं शुरू की, इन विविध प्रणालियों ने भ्रम पैदा किया। इस समस्या के समाधान के लिए देश एक साथ आए, इकाइयों के एक मानक समूह पर सहमत हुए जिसे अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली या एसआई इकाई कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे रिलेट आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए एसआई प्रणाली की बात करते हैं। लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? जैसे मीटर, लंबाई मापने की एसआई इकाई को मीटर कहा जाता है। इसका प्रतीक होता है एम। एक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक को 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उदाहरण के लिए एक मानक 15 सेंटीमीटर रूलर पर 0 से 15 सेंटीमीटर तक के निशान होते हैं। आप देखिए स्केल देखिए, इस तरह के निशान रहते हैं। प्रत्येक अंक के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 छोटे भागों में विभाजित, अब देखिए छोटी छोटी लाइनें आपको दिखती हैं तो उन्हें मिलीमीटर कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जो इसे सामान्य रूलर से मापी जा सकने वाली सबसे छोटी लंबाई बनाता है। रूलर जो कि स्केल कहा जाता है इसे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे बड़ी और छोटी लंबाई मापना कि कैसे मापना है। तो बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम किलोमीटर नामक इकाई का उपयोग करते हैं, जैसे 1000 मीटर के बराबर है। जो छोटी लंबाई के लिए हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर जैसी इकाइयों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपनी पेंसिल की लंबाई मापें और पाए कि ये 15 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर की लंबाई का 15 गुना है। यदि 2 शहरों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है तो इसका मतलब है यह 20,000 मीटर लंबा है, क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, इकाइयों के बीच अब रूपांतरण कैसे करा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि रूपांतरण आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि लंबाई की विभिन्न इकाइयों के बीच रूपांतरण कैसे किया जाता है। जैसे हमें मीटर में दे दी जाए, सेंटीमीटर में पूछी, तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, इंच और सेंटीमीटर में डिफरेंस समझिएगा। देखिए आपने स्केल देखी होगी, स्केल से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो उसके पीछे तो होता है इंच में और आगे होता है सेंटीमीटर में। इंच में लंबाई मापना कैसे करते हैं, तो कुछ रूलरों अर्थात जो स्केल होती हैं, आपको इंच में लिखे चिन्हों का एक सेट दिखाई दे सकता है। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ आप अपनी स्केल को अभी हाथ में लीजिए और देख सकते हैं। 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 इंच। पहले लंबाई मापने के लिए इंच और फुट जैसी इकाइयों का इस्तेमाल आम था और कुछ लोग आज भी इन्हीं इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लंबाई मापने का सही तरीका होता है अलग अलग लंबाइयों के लिए अलग अलग पैमाने इस्तेमाल किए जाएं। तो उदाहरण के तौर पे जैसे पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए 15 सेंटीमीटर का रूलर
आदर्श है। यदि आपको किसी कमरे की ऊंचाई मापनी हो तो मीटर स्टिक या मापने वाला जो टेप होता है सबसे अच्छा काम करेगा। किसी पेड़ के तने या अपनी छाती जैसे किसी चीज़ को नापने के लिए दर्जी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाला जो लचीला मापने वाला फीता होता है वो अधिक उपयुक्त होता है। तराजू को रखने का सही तरीका क्या है? पैमाने को वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुरूप रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप किसी कागज की लंबाई माप रहे हैं तो तराजू को इस प्रकार रखें कि वह कागज को पूरी लंबाई तक छूता रहे। देखिए, करेक्ट वे वो इस तरह से रहेगा, ना कि टेढ़ा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट वे है। अब देखिए, स्केल पढ़ते समय आंख की स्थिति क्या है? तो लंबन त्रुटि से बचने के लिए आंख को माप बिंदु के ठीक ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इससे गलत रीडिंग हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि आप एक पेंसिल की लंबाई माप रहे हैं तो आपकी आंख उस बिंदु के ठीक ऊपर होनी चाहिए जहां पेंसिल पैमाने से मिलती है। तो इस तरह से आपकी आंख होनी चाहिए, देखिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से माप उसकी ले सकें। आंख की स्थिति जो सही है वो बी है, जिससे आप करेक्ट माप ले सकते हैं। अगर टेढ़ा देखेंगे तो आपको माप अलग दिखेगी, अगर तिरछा देखेंगे तो माप अलग दिखेगी, सीधा देखेंगे तो आपको सही दिखेगी। तो सही स्थिति यहाँ पर कौन सी हो गई? स्थिति बी। यदि तराजू के सिरे टूटे हो तो लंबाई कैसे मापें? तो यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हुए हैं तब भी आप माप के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। पैमाने पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह को प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग करें। फिर वस्तु की लंबाई माप ज्ञात करने के लिए उस चिन्ह से वस्तु के अंत में दिए गए मान को घटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप 1 सेंटीमीटर के निशान से शुरू करते हैं तो 10 सेंटीमीटर तक मापते हैं तो वस्तु की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर होगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका भी एग्जाम्पल। अब देखिए, दृष्टिबाधित छात्र लंबाई कैसे मापते होंगे? तो हम कई बार सोचते हैं कि दृष्टिबाधित लोग कैसे मापते होंगे लंबाई। तो दृष्टिबाधित जो छात्र हैं उभरे हुए चिन्हों वाले विशेष तराजू का उपयोग करके लंबाई मापते हैं। इन चिन्हों को स्पर्श द्वारा महसूस किया जा सकता है, जिससे पैमाना देखे बिना ही सटीक माप किया जा सकता है। लंबाई की इकाई को सही ढंग से लिखना, तो देखिए, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जैसी लंबाई की इकाई को लिखते समय नाम और उनके प्रतीक जैसे किमी, मी, सेंटीमीटर, सेमी, मिमी हमेशा छोटे अक्षरों से शुरू होते हैं वाक्य की शुरुआत को छोड़ करके। ठीक है, तो हमेशा आप छोटे अक्षरों से ही देखेंगे ये वाक्य की शुरुआत से थोड़ा सा गैप लेकर के। जैसे किलोमीटर लिख रहे KM तो आपको ये दिखेगा इस तरह से। ठीक है, MM दिखेगा इस तरह से, सेंटीमीटर दिखेगा इस तरह से। ठीक है, मीटर दिखेगा इस तरह से। कभी भी आपको इस तरह से नहीं दिखेगा कि ऐसे लिखा हुआ है, जी नहीं, हमेशा छोटे अक्षरों से शुरू होते हैं वाक्य की शुरुआत को छोड़ करके, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आएंगे नहीं है। प्रतीकों में बहुवचन के लिए कभी भी एस नहीं जोड़ा जाता, ये ध्यान रखिएगा। प्रतीक के बाद पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहिए जब तक कि वह वाक्य के अंत में ना हो। इसके अलावा लंबाई लिखते समय संख्या और इकाई के बीच जगह छोड़ना याद रखें। अब देखिए, घुमावदार, अब ये तो हो गई सीधी रेखाओं से संबंधित लंबाई मापन। अब घुमावदार रेखा की लंबाई कैसे मापते हैं तो उसकी बात करेंगे। घुमावदार रेखाओं को एक लचीले मापने वाले फीते या धागे से मापा जा सकता है। धागे को वक्र रेखा के साथ लपेटें, फिर धागे को सीधा करें और मीटर स्केल से उसकी लंबाई मापें। तो इस तरह से मापते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चित्र से। आप एक फीता ले लें, लचीलापन वाला जो फीता होता है वो ले लें, और जो भी घुमावदार चीज़ है उसकी लंबाई मापने की प्रयत्न करें। अब स्थिति का वर्णन करेंगे कि संदर्भ बिंदु एक निश्चित बिंदु होता है जिसका उपयोग किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए किया जाता है। ये तुलना के लिए एक आधार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए दिशा निर्देश देते समय आप किसी लैंडमार्क को संदर्भ बिंदु के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पार्क स्कूल से 2 ब्लॉक उत्तर में है, तो ये संदर्भ बिंदु होता है, स्थिति का वर्णन जिससे किया जाता है। ठीक है, वास्तविक जीवन में संदर्भ बिंदुओं के उदाहरण देखिए। दौड़ में शुरुआती रेखा, राजमार्ग पर किलोमीटर के पत्थर आपको दिखते होंगे। आप जब भी NH से जाते हैं, नेशनल हाईवे से, तो पत्थर लगे रहते हैं जिन पे किलोमीटर और उस जगह के बारे में पर्टिकुलर लिखा रहता है। कोई ऐतिहासिक स्थल जैसे कि कोई इमारत या पेड़, वहां पर भी लिखा रहता है। सुसंगत संदर्भ बिंदुओं का महत्व क्या होता है कि सुसंगत संदर्भ बिंदुओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है माप और स्थिति का विवरण सटीक और तुलनीय है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान के स्थान का वर्णन करते समय सभी लोग एक ही संदर्भ बिंदु का उपयोग करें तो इससे भ्रम दूर होता है, स्पष्टता सुनिश्चित होती है। अब किसी वस्तु की गति और विराम के बारे में बात करेंगे। तो किसी वस्तु को गतिमान माना जाता है
यदि उसकी स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है। यदि वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ में नहीं बदलती है तो उसे स्थिर कहा जाता है। जैसे पेड़ एक स्थिर वस्तु हो गई, बट चलती हुई बस क्या हो गई? चलती हुई बस गतिमान हो गई। अब देखिए, आप देखिएगा, इनिशियल पोजीशन है, रेफरेंस पॉइंट ये दे रखा है, फाइनल पोजीशन दे रखा है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो रेखीय गति क्या होती है? अब गतियों में भी अलग अलग प्रकार है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रेखीय गति क्या होती है। तो रेखीय गति तब होती है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, बिल्कुल हिलती तुलती नहीं है, सीधी रेखा में गति करती है, गति की दिशा नहीं बदलती, वस्तु उसी सीधी रेखा में चलती रहती है। गति और दिशा बदल सकती है लेकिन पथ सीधी रेखा में ही रहता है। उदाहरणों में शामिल जैसे एक कार सीधी सड़क पर चल रही है, 100 मीटर दौड़ता एक एथलीट, सीधी पटरियों पर चलती ट्रेन। अब बात करेंगे वृत्तीय गति की। तो देखिए, आप चित्र से देख सकते हैं वृत्तीय गति कैसी होती है। वृत्तीय गति तब होती है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है। इस प्रकार की गति में वस्तु वक्र की अनुदिश गति करते हुए लगातार दिशा बदलती रहती है और हमेशा एक केंद्रीय बिंदु से समान दूरी पर रहती है। बिंदु एक ही होगा केंद्रीय, दूरियां अलग अलग होंगी उसकी, और हमेशा एक केंद्रीय बिंदु से समान दूरी पर रहती है। यह पथ सीधा नहीं बल्कि एक वृत्त के आकार में घुमावदार होता है। जैसे मैरीगो राउंड की गति आप देखते, बड़ा जो झूला होता है उसको मैरीगो राउंड बोलते हैं। घड़ी की सुइयां आप देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक उपग्रह, जैसे चंद्रमा गोलाकार स्थिति में ही करता रहता है। ठीक है, तो ये उदाहरण है। अब बात करेंगे दोलनशील गति की। दोलनशील गति तब होती है जब कोई वस्तु किसी निश्चित स्थान पर आगे पीछे गति करती है। ये गति नियमित अंतरालों पर दोहराई जाती है, जिसमें वस्तु एक ओर जाती है फिर दूसरी ओर वापस आती है और यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। गति का पथ रेखीय तथा वृत्ताकार नहीं होता बल्कि दो बिंदुओं के बीच घूमता है। उदाहरण जैसे झूले की गति, गिटार के तार का कंपन, पेंडुलम की गति। तो आप ऐसे धागे से लटकाइए और चुंबक को ऐसे ऐसे घुमाइए, तो वो क्या है? दोलनीय गति हो गई। ठीक है, झूला आपका दोलनीय गति है। सीशोर एक इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह से देखिए, आप जो देखेंगे गिटार के तार का कंपन, पेंडुलम जो घड़ी के पेंडुलम होता है, तो ये सभी दोलनीय गति है। ठीक है, अब बात करेंगे आवर्ती गति, जो कि होती है वृत्तीय और दोलनशील। किसी वस्तु को आवर्ती गति तब कहा जाता है जब ये निश्चित समय अंतराल के बाद अपना पथ दोहराती है। वृत्तीय गति में कोई वस्तु एक ही वृत्तीय पथ पर बार बार गति करती है। इसी प्रकार दोलनशील गति में कोई वस्तु एक दोहरावदार पैटर्न में आगे पीछे गति करती है। वृत्तीय और दोलनशील का दोनों गतियां आवर्ती गति के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर की अपनी नोट्स हो गए। आपको होप्स हो कि अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट अवधारणास की, यानी महत्वपूर्ण अवधारणाएं। तो विभिन्न कार्यों में सटीकता और स्थिरता के लिए मापन आवश्यक है। शरीर के अंगों का उपयोग करके माप की पारंपरिक विधियां असंगत थी। तो ये पूरा विवरण हो गया चैप्टर का। ठीक है, जिसे नोट करना है, आपको लास्ट पेज दिया गया है ब्लैंक, उसमें भी आप ये सब लिख सकते हैं। मीटर जैसी माप की मानक इकाइयां मापने का एक समान तरीका प्रदान करती हैं। अलग अलग लंबाइयों के लिए अलग अलग पैमाने का उपयोग किया जाता है। उचित तकनीक सटीक माप सुनिश्चित करती है। संदर्भ बिंदु स्थितियों का वर्णन करने और गति निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। वस्तु को संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उनकी स्थिति के आधार पर गतिशील या स्थिर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। गति रेखीय, वृत्तीय, दोलनीय हो सकती है। प्रत्येक की अपनी अलग विशेषताएं और उदाहरण होते हैं। तो ये हो गया पूरा कॉन्क्लूजन चैप्टर का। अब इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। सभी नोट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और इम्पॉर्टेंट लगा होगा वीडियो। इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकते। तो आप एक बार ज़रूर से देखिएगा हमारे पिछले जो पढ़ाए हुए वीडियोज़ हैं, अगर आप नए हैं तो। इसी तरह हम बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर के आंसर्स देखते रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियोस बनाते रहने की आपके लिए। तो पूरे चैप्टर को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की विद नोट्स। तो होप सो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये था अध्याय 5 लंबाई एवं गति के मापन का कंप्लीट अध्याय नोट्स। इसके साथ ही हम क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।